हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब सही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस नई वीडियो को। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और क्या और किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं बना सकती हूँ वो भी बता सकते हैं। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, और कौन से चैप्टर्स की वीडियोस को बनानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करें। मैंने इस वीडियो में क्या है कि डिवाइड कर रखा है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन को, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से टाइप में कैसा कैसा वो लिखना है। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेचुरल सिलेक्शन। तो हमने जिन्होंने भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज जाके चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस चैप्टर की वीडियो बना रखी है, और मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके उनकी लिंक्स डाल दूंगी उन चैप्टर्स की, तो आप वहां से देख के पढ़ सकते हैं और फिर ये क्वेश्चन करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? एक नेचुरल सिलेक्शन क्या है? बस उसमें एक थ्योरी है जिसमें नेचर ने सेलेक्ट किया है जो भी फिट बैठा है नेचर्स के अकॉर्डिंग, जितने भी फिटेस्ट जो फिट बैठा है उनको सेलेक्ट कर लिया गया, और जो फिट नहीं हुआ नेचर में, तो उसको रिमूव कर दिया गया। तो वही है, यही हम नेचुरल सिलेक्शन बताया, नेचर के द्वारा सिलेक्ट होना। तो जो नेचर के द्वारा सिलेक्ट हो जाएगा उसको रख लेंगे, जो फिट बैठेगा उसको रख लिया जाएगा, जो नहीं होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर देंगे नेचर से। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जीन, और ये जीन कहाँ लोकेट होता है। तो जीन क्या है? जीन एक डीएनए सेगमेंट का पार्ट है। द टर्म जीन रेफर्स टू अ डीएनए सेगमेंट, ठीक है, डीएनए सेगमेंट। और ये कहाँ पाया जाता है? ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। अब क्रोमोसोम्स कैसे दिखता है? ऐसे करके इसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि चिल्ड्रन का द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे, जो मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो सेक्स, चिल्ड्रन का सेक्स जो होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? जो कि फादर से इनहेरिटेड होता है, उससे डिटरमाइन किया जाता है, ना कि मदर से। उस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करनी है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि जो भी चाइल्ड होता है, ठीक है, वो इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर। जो भी बच्चा होता है वो अगर एक्स क्रोम मिल रहा है उसको फादर से, अगर देखो फादर से अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फादर से अगर एक्स क्रोम आ रहा है तो वो गर्ल हो जाएगी, ठीक है। अगर वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो वो बॉय हो जाएगा। वही बताया गया कि इसी आंसर में वो बॉय हो जाएगा। लेकिन अगर ये तो फादर की कहानी है, लेकिन अगर वही जगह उसी जगह पे अगर मदर के पास सिर्फ एक्स ही होता है, फादर के पास क्या है, एक्स वाई, तो वो एक्स भी दे सकता है और वाई भी दे सकता है। लेकिन मदर के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स। तो चाहे वो बॉय पे जाए, चाहे वो गर्ल को दे, तो वो एक्स ही रहेगा। इसकी वजह से कुछ वो फर्क नहीं पड़ता। तो यही स्टेटमेंट, इसी को हमें लिखना है और यही लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की इम्पोर्टेंस बतानी है, ये कैसे डिसाइड करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को।
तो कैसे कैसे करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो ये क्या करता है, अलाउ अस टू एस्टिमेट हाउ फार बैक, मतलब कि अगर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो ये बताता है कि वो जो क्रिएचर है, ठीक है, जो क्रिएचर्स है वो कितना पुराना है, इससे हम ये बता सकते हैं। और हम अगर हमें फॉसिल्स की अगर हमें एज जाने, अगर हम एज जान ले तो हम ये बता सकते हैं कि पहले कौन सा एनिमल्स इवॉल्व, कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था और कौन सा बाद में हुआ है, हम उसकी एज से पता कर सकते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि वाई द मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया, वो कोई और प्लांट्स भी चूज कर सकता था एक्सपेरिमेंट के लिए। ये 2 मार्क्स हैं, तो मैं 2 या 3 या 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं, तभी हमें फुल मार्क्स 2 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चंस में। तो पहला पहला कि पहली बात तो जो पी प्लांट है उसकी शॉर्ट लाइफ, मैंने वैसे स्टेटमेंट में लिखा है तो मैं ऐसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो कि वो पी प्लांट जो है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन है, लॉ साइकिल है उसकी, शॉर्ट लाइफ साइकिल से। और उसने क्या कहते, कौन उसमें पी प्लांट में क्या है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है, और ये क्या है, वही बताया गया कि अपो ये गार्डन पी प्लांट पोजेज अ नंबर ऑफ फीचर्स दैट डायमेट्रिकली अपोजिट टू वन अनदर। और ये बताया था कि वो बहुत, ये जो पी प्लांट होता है वो बहुत ही इजी, छोटा होता है, ज्यादा बड़ा पेड़ भी नहीं इसका वो नहीं होता, इजी टू ग्रो हो जाता है, और एक ही बार में ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, इस वजह से उसने चूज किया था। तो मैंने बहुत सारे चीजें बता दी, इसमें से आप कोई भी 3 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, अगर ज्यादा मार्क्स से आएंगे तो आप ज्यादा इतने लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, कि एक ब्लू कलर फ्लावर प्लांट है जो कि जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल बी से, और एक उसको क्रॉस ब्रीड करवाया गया किससे, व्हाइट कलर फ्लावर से, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी। अब इसी चीज के लेके 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं 3 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है कि कलर जो है फ्लावर का F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या परसेंटेज होगी व्हाइट फ्लावर्स की F2 जनरेशन में अगर हम F1 वाले को सेल्फ पॉलिनेट किया कर दें। थर्ड में क्या एक्सपेक्टेड रेशियो आएगा जीनोटाइप्स का, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का F2 प्रोजेनी में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे। पहला तो क्या करना है हमें, ये ब्लू कलर फ्लावर है जिसको हमने क्वेश्चन में दिया गया, हमने कैपिटल बी से डिनोट किया गया। और ये क्या है, वाइट फ्लावर है जिसको हमने स्मॉल बी से किया, पेरेंट्स थे, इनको हमने क्रॉस करवाया। इससे क्या गैमेट, 2 गैमेट बनेंगे, एक, 2 कैपिटल बी, 2 स्मॉल बी वाले इस वाले से, ठीक है। जब इनको हमने आपस में क्रॉस करवाया तो एक बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर एक बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर बनेगा कैपिटल। तो F1 में हमने देखा कि F1 जनरेशन में सारे ही जो हैं वो ब्लू कलर के फ्लावर्स बने। अगर हम इसी को सेल्फ पॉलिनेट कर दें, हमें इस क्वेश्चन में ये क्रॉस बना के जरूर दिखाना है, तुम्हें हम सीधा सीधा आंसर्स नहीं लिख सकते, मतलब लेकिन 3 मार्क्स के लिए हम सीधा आंसर नहीं लिख सकते, हमें ऐसे क्रॉस बना के दिखाना पड़ेगा। अगर हम इसको F1 प्रोजेनी को अगर हम क्रॉस करवाएं, सेल्फ क्रॉस करवाएं, तो देखो तब भी क्या है, अगर हम इसको क्रॉस करवाएंगे, या अगर हम ऐसे भी इसको हम एफ ऐसे भी कर सकते हैं पुनेट स्क्वायर की तरह, कैपिटल बी, एक मिनट, उसको इरेज करके मैं थोड़ा सा सही सा बनाती हूँ। अगर मैं इसको बॉक्स के जरिए बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, हम ऐसे, क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम आप ऐसे भी शो कर सकते हो पुनेट स्क्वायर के थ्रू, जिसमें हम इसमें देखेंगे कैपिटल बी हो जाएगा, अगर हम ऊपर वाला कैपिटल बी लें, नीचे वाला स्मॉल बी, इधर में कैपिटल बी स्मॉल बी, और इधर क्या होगा, सिर्फ स्मॉल बी, वही चीज यहाँ पर भी दे रखी है। तो जो कैपिटल बी वाले हैं वो ब्लू फ्लावर्स होंगे, जिसमें एक भी ये भी ब्लू होगा, ये भी ब्लू होगा, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, बस सिर्फ ये वाला जो होगा वो व्हाइट होगा।
अब हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था कि पहली बात तो कलर क्या है फ्लावर का F1 जनरेशन में, तो हम F1 जनरेशन में हम देख के बता सकते हैं, F1 में हम बता सकते हैं कि क्या है, ब्लू फ्लावर। F1 जनरेशन में क्या हुआ, ब्लू ही हुए सारे। F2 में परसेंटेज पूछा गया था फ्लावर्स का, व्हाइट फ्लावर्स का परसेंटेज F2 जनरेशन में, अगर हम F1 वाले को सेल्फ, तो व्हाइट कितने हैं, ये देखो 25 25 25 25, तो इसलिए यहाँ पर 25% है। कितना परसेंटेज है, 25%। थर्ड में पूछा गया था जीनोटाइप्स, पूछा गया था कैपिटल बी का और कैपिटल बी स्मॉल बी का F2 जनरेशन में, तो कैपिटल बी का जीनो, अब देखो इसमें इसमें जो है ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें और कैपिटल बी भी नहीं है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी नहीं है। क्यों, कि इसमें सिर्फ स्मॉल बी है, तो ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे इसके लिए, रेशियो के लिए सिर्फ हम ये तीन देखेंगे। तो तीन में से कैपिटल बी 1 है और कैपिटल बी स्मॉल बी जो है वो कितना है, 2। तो इसलिए इसका रेशियो बन गया हमारा क्या, कैपिट इसका क्या बन गया रेशियो, 1:2। नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, तो कन्वर्जेंट मतलब डिफरेंट एंसेस्टर, डाइव और क्या होगा इसमें, प्रोड्यूस करेंगे एनालॉग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा इसमें, स्पीशीज का अपीयरेंस जो होगा वो मोर सिमिलर होगा, किससे, ओवर टाइम टू टाइम सिमिलर होता जाएगा। स्पीशीज जो होंगी वो अनरिलेटेड होंगी, जेनेटिकली डिफरेंट होती जाएंगी। एग्जाम्पल्स हैं इसके, विंग्स इन इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स, इन सब का काम क्या है, ये उड़ने, फ्लाइंग करने के लिए। तो ये कॉन्वर्जेंट। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में कॉमन सिस्टर होगा, डाइवर्ज करेगा टू प्रोड्यूस होमोलोगस स्ट्रक्चर, स्पीशीज अपीयरेंस बिकम मोर डिफरेंट ओवर टाइम, स्पीशीज आर क्लोजली रिलेटेड, शेयर जेनेटिकली होमोलॉग, एग्जांपल्स हैं लिम्ब स्ट्रक्चर वर्टिब्रेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स के बीच में डिफरेंस बताना है और एग्जांपल्स बताने हैं हमें इनके। और दूसरा पॉइंट ये पूछा गया था कि जो व्हाई आर द ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग, हम लाइफ टाइम में क्यों एक्वायर करते हैं कोई भी, क्यों इनहेरिट क्यों नहीं आते, ये बता क्यों तो पहले तो हम डिफरेंस जो है हमें बॉक्स में ही करने होते हैं। तो पहली बात तो एक्वायर्ड में क्या है, डेवलपमेंट द ट्रेड ड्यूरिंग, जो भी डेवलपमेंट होता है ट्रेड्स का लाइफ टाइम पे, उसको हम एक्वायर्ड बोलते हैं। ठीक है। नेचर दे नेचर दे आर सोमैटिक वेरिएशंस, उनका नेचर कैसा होता है, सोमैटिक होता है। कॉज क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं ड्यू टू डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब एक्वायर्ड में क्या है कि वो सीधा इन्वायरमेंट से जो भी होता है हम उसके अकॉर्डिंग एक्वायर करते हैं ट्रेट, और उसी हिसाब से हम लोग रहते हैं। फेट क्या है, दे डाई विद द डेथ ऑफ, जब वो मर जा, कोई भी इंडिविजुअल मर जाएगा तो उसके सारे ही एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। जैसे कि है मस्कुलर बॉडी ऑफ अ रेसलर, रेसलर कोई भी कितनी भी अच्छी बॉडी बनाता है, वो इंडिविजुअल बाद में पैदा होने के बाद आता है, वो अपने पूर्वज से या अपने पेरेंट्स से लेके नहीं आता, वो यहाँ पर आने के बाद बनाता है, तो वो एक्वायर्ड है। लेकिन जब वो इंसान या जो भी मर जाता है तो उसके साथ भी जितने भी सारे ट्रेड्स थे वो भी खत्म हो जाते हैं, तो वो एक्वायर। इनहेरिट में क्या होगा, द ट्रेड्स आर ऑब्टेन, हमें पेरेंट्स से मिलेगा। ठीक है। जेनेट इसका वेरिए नेचर कैसा होगा, जेनेटिक वेरिएशंस होगा। ट्रेड्स जो होंगे वो डेवलप होते हैं म्यूटेशंस के या म्यूटेशंस की वजह से या रिसफलिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स की वजह से होता है। ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, जैसे कि एग्जांपल है फ्यूज्ड और फ्री एयर लोब्स, जो हमारे एयर लोब्स हैं वो किसी किसी के फ्यूज्ड होते हैं और किसी किसी के फ्री होते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये था कि हम क्यों नॉन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स का, क्यों वो पेरेंट्स टू प्रोजेनी में क्यों नहीं जाता, तो ट्रेड्स जो भी हम लाइफ टाइम इंडिविजुअल जो है, ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस ओनली द ये क्या है, सिर्फ नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करता है, ये डीएनए ऑफ जर्म सेल्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो जर्म सेल्स ही जो हैं वो पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग में ही ट्रांसफर होती है।
तो जितने भी नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इन सब में जर्म लाइन ट्रांसफर में नहीं आते। इनहेरिटेंस, ये जितने भी नॉन रिप्रोडक्टिव वो इनहेरिट नहीं होते। ट्रेड्स एक्वायर्ड बाय, और ये क्या है, जितने भी एक्वायर किए होते हैं ट्रेड्स को, वो जब भी वो इंडिविजुअल मरेगा तो वो भी सारे ट्रेड्स भी खत्म हो जाते हैं। यही बताना था। और नेक्स्ट है हमारे पास कि ह्यूमन बींग्स का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो ये क्या है कि ह्यूमन बींग्स के पास एक्स एक्स है और एक्स वाई है। एक्स एक्स जो है वो फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है, ठीक है। और एक्स वाई जो होता है वो मेल्स में होता है। एक्स वाई जो होता है वो मेल्स में होता है। यही बताया गया है कि दे प्रोड्यूस दो गैमेट, दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। मेल जो है वो दो टाइप के एक्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, वाई भी, लेकिन फीमेल्स जो है तो सिर्फ एक्स एक्स ही प्रोड्यूस करती है। वो एक ही तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करती है जो कि एक्स एक्स। अगर चाइल्ड का सेक्स जो है वो जो भी फादर से वो रिसीव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे, अगर वो फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो वो गर्ल होगी, चाइल्ड जो होगा वो गर्ल होगा। और अगर वो वही चीज अगर स्पर्म में वाई आ रहा है तो वो चाइल्ड जो है वो बॉय होगा। जो वाई क्रोमोसोम कैरीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग मेल डेवलपमेंट, द एक्स क्रोमोसोम कैरीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फीमेल्स के करेक्टर्स को शो करते हैं, और वाई जो होता है वो मेल्स को। तो ये बताया गया था। नेक्स्ट है फोर्थ मार्क्स के लिए, इसमें बताना था कि बेसिक मैकेनिज्म बताना है इनहेरिटेंस का। क्या क्या मैकेनिज्म तो है। हर करेक्टर जो है, ईच करेक्टर इज हर करेक्टर जो है वो एक पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करता है, ठीक है। ये फैक्टर जो होता है वो सिमिलर भी हो सकता है अगर, और डिसिमिलर भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जब दो डिसिमिलर फैक्टर्स होते हैं एक करेक्टर के, किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है तो उसमें से कोई एक ही एक्सप्रेस होगा और दूसरा वाला जो होता है वो अनएक्सप्रेस या सप्रेस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सप्रेस भी हो जाएगा, सप्रेस होता है या अनएक्सप्रेस करता है। दूसरा, दो फैक्टर्स करेक्टर्स के एक टाइम पे सेपरेट करते हैं। गैमेटिक फॉर्म, गैमेट जब बनता है फॉर्मेशन तो उस टाइम पे दो फैक्टर्स जो हैं वो सेपरेट करते हैं और एक ही फैक्टर जो है वो करेक्टर बनाता है। इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर, अगर दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हैं वो इस तरीके से आते हैं कि एक पेयर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट करता है, इंडिपेंडेंट होता है दूसरे वाले से। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप, मैं नई नई वीडियोस लेके आऊँ तो आपको ज़रूर मिले। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट जल्दी।